अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आज 16 जुलाई है और कल के दिन 17 जुलाई को पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब की 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और उसके हवाले से मैं एक बहुत डिटेल वीडियो करूँगा, पूरी रिसर्च करके आपके सामने उसको लेकर आऊँगा। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ उस सेमिनार की जिससे मैं अभी उठ के आया हूँ 1.5 घंटा पहले, जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, मैरियट होटल में। ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया PFUJ ने। PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। ये एक ऐसी सहाफ़ियों की, जर्नलिस्ट की एक ऐसी बॉडी है जो 1950 से जो है एक्टिव है, और ख़ास करके 1958 के बाद इसकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसने एक स्टैंड लिया अयूब खान के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। इसके एक बहुत ही जो मशहूर स्पोक्समैन हैं वो मज़हर अब्बास साहब हैं, जिनको अक्सर आपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर देखा है। तो ये सेमिनार PFUJ ने करवाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इसका उन्वान था, और बावजूद इसके कि कल PTI के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही अहम इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब में, उसके बावजूद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस सेमिनार के लिए अपना टाइम निकाला। उन्होंने जो स्पीच की, बाकी लोगों ने, जिसमें मुझे भी मौका मिला 5 मिनट बोलने का, वो स्पीचेस जो हैं उसको टेलीविज़न चैनल्स ने भी दिखाया है, और उसकी झलकियाँ हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, और वो सोशल मीडिया के ऊपर भी स्पीचेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब मैं करना चाहता हूँ कि किस किस ने यहाँ पे बोला। सबसे पहले ये कि इसको ऑर्गेनाइज़ किया था राना अजीम साहब ने, जो PFUJ के इस वक्त गालिबन सेक्रेटरी जनरल हैं, और 92 न्यूज़ के साथ उनकी वाबस्तगी है, बहुत इस हवाले से खुल के पोजीशन भी लेते हैं सहाफ़त के हवाले से। यहाँ पर हामिद मीर साहब ने, प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, जियो टेलीविज़न के हामिद मीर साहब भी वहाँ पर बोले। समी इब्राहिम साहब वहाँ बोले, मुझे बोलने का मौका मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फ़रहतुल्लाह बाबर, जो ख़ुद एक ज़माने में वर्किंग सहाफ़ी रहे हैं, जर्नलिज़म से उनका ताल्लुक़ रहा है, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब भी ने भी वहाँ पे तकरीर की। और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं शुएब शाहीन साहब, वो भी वहाँ पर बोले। तो मैं थोड़े पॉइंट्स, हामिद मीर साहब की जो पॉइंट थी, मैंने उसको ट्वीट भी किया कि बहुत कुछ उन्होंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग थी उनकी स्पीच, उनको देख के भी इट वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रेजेंस देयर। लेकिन एक पॉइंट उनका जो था वो मेरे दिल को बहुत लगा, और उस हवाले से मैंने ट्वीट भी किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक हम और सहाफ़ी और जर्नलिज़म पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस हैं उसके हवाले से आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, उतनी देर तक हम अपने ह्यूमन राइट्स और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। मुझे उनकी बात ये बड़ी भली लगी। मैंने फ़ौरन वहाँ बैठ के इस पर ट्वीट भी किया, और मैं इसको अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट है, विच इज़ द राइट टू फ्री स्पीच, मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ, जहाँ फ्री स्पीच का मतलब जो है वो महज बोलना नहीं है, बल्कि वो कई एरियाज़ में एक्सटेंड कर जाती है, जिसमें अमेरिका का झंडा भी अगर आप चलाएं तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के कहती है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्री स्पीच के अंदर कवर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फ्यूचर में आप मुझे देखेंगे कि मैं बहुत तहकीक और रिसर्च के साथ मिसिंग पर्सनस के जो इश्यूज़ हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि हम हाईलाइट कर सकें। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंपॉर्टेंट रहनुमा, जरदारी साहब के बहुत करीब वर्किंग जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उनके हवाले से भी मैंने ट्वीट किया। और फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने एक बहुत ही पते की बात की, और बहुत उन्होंने बोल्डली वो बात की, और उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पाकिस्तान में कितने ही कानून आप क्यों ना बना लें, ये कभी महफूज नहीं रह सकेंगे जब तक पाकिस्तान के इदारे और एजेंसीज, इशारा उनका इंटेलिजेंस एजेंसी, बल्कि शायद उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ISI का, जब तक कि इदारे अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे टू द प्रोसेस ऑफ लॉ, जब तक कि अपने आप को पार्लियामेंट के ताबे या कानून साजी या पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल नहीं होंगे, सिस्टम और कोर्ट्स में अकाउंटेबल नहीं होंगे, तब तक आप कितने ही कानून क्यों ना बना लें नेशनल असम्बली और सेनेट से, आपको पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल सकेगी। समी इब्राहिम साहब ने भी बोले, बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे वो बोले। इससे पहले इमरान खान साहब की पॉइंट्स की तरफ आऊँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मुझे जो 5-6 मिनट मिले तो मैंने क्या वहाँ पे बोला। पहले तो मैंने ये पॉइंट आउट किया कि इस किस्म के सेमिनार्स में आके बोलना जो है बड़ा ख़तरनाक हो चुका है, बिकॉज चंद दिन पहले इसी किस्म का एक सेमिनार इसके साथ वाले हॉल में हुआ था, मैरियत के। अभी तो मेरा ख्याल है ये बड़ा वाला हॉल था, इसके साथ ओपन हॉल में जब हुआ था तो वहाँ पर इमरान रियाज खान ने एक बड़ी जज्बाती और बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने वहाँ पे तकरीर की थी। उसके कुछ दिनों के बाद इमरान रियाज जो हैं वो गिरफ़्तार हुए इस्लामाबाद से, अटक से पिंडी से वापस अटक से चकवाल से लाहौर, और आपने देखा कि उसके बाद जब उन्होंने ख़राबी सेहत की वजह से पाकिस्तान से फ्लाई करके दुबई जाना चाहा, टेस्ट के लिए वो भेजना चाहते थे, उनको वो भी नहीं करने दिया गया और उनका नाम PNIL में डाल दिया। हालांकि जो पाकिस्तान का जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट एक्ट है उसके तहत चीज़ों को होना चाहिए, उसके तहत एक सर्टन प्रोसेस है, लेकिन ये नई लिस्टें पाकिस्तान में बन गई हैं। अब इमरान रियाज इज़ इन ब्लैक लिस्ट,
कोई यहाँ पे ग्रे लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है, नो फ्लाई लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो एक अजीब खिचड़ी जो है वो पकी हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इमरान रियाज ने कौन सा कोई कत्ल किया है, ये बम फाड़ा है कि अगर वो बाहर ट्रैवल करना चाहे, उसका तो ज़ाहिर है उठना बैठना यही है, वो तो कहाँ वो जा सकता है इमरान रियाज। इमरान रियाज बाय हिज वेरी नेचर विल नेवर बी कंफर्टेबल फॉर लिविंग एनीवेयर एल्स बट इन पाकिस्तान। तो क्यों डाला हुआ है इमरान रियाज को नो फ्लाई लिस्ट में, और पता नहीं कितने लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ है, हमें तो पता भी नहीं है किस किस को डाला हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहरहाल मैंने कहा कि इस सेमिनार में जो थे इन इमरान रियाज थे वो गिरफ्तार हो गए। अयाज अमीर साहब ने हालांकि सारा उन्होंने तनकीद तो की थी इमरान खान पे, उसके बाद लाहौर में 6 लोगों ने उनकी पिटाई की, ठुकाई की, वो सारा वाक़या आपके सामने है कि कितने एक प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ क्या हुआ। जनरल लोधी जो हैं वहाँ पे बोले उनकी भी कोई मुराद जो है या प्लॉट से पेंशन वगैरह जो है वो कैंसिल हो गई। और समी इब्राहिम साहब जो हैं, जो बोले तो नहीं थे लेकिन सामने बैठे तालियां मार रहे थे, उन पे 2 हिजड़ों के ज़रिए हमला करवाया गया, जहाँ पर बाकायदा एक फ़िल्म बनाई गई। मकसद ये था कि जब वहाँ पे एक लड़ाई हो उसके बाद एक पर्चा कटे। वहाँ पे गालिबन खुफिया के कुछ लोग जो थे गाड़ी में मौजूद भी थे, लेकिन समी इब्राहिम जो है वाइजली अपने ऑफिस के अंदर चले गए दौड़ के, और वहाँ पर बोल्ड टेलीविज़न की फुटेज मौजूद थी। इसलिए पुलिस को जो FIR काटने का और पर्चा काटने का कहा गया था वो मुमकिन इसलिए नहीं हो सका कि पुलिस को जो फैक्ट्स दिए गए थे पर्चा काटने के लिए, वो उन फैक्ट्स के कॉन्ट्ररी बोल न्यूज़ की, बोल टेलीविज़न की एक फुटेज जो है वो मौजूद थी। ये खाकसार को वो कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन बेतहाशा नोटिस मिल चुके हैं और बेतहाशा मालियाती इदारों को मेरे बारे में बेतहाशा नोटिस जो हैं वो भेज दिए गए हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे बारे में इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। थ्रेट भी बड़ा किया जा रहा है। अभी देखते हैं कि इस हवाले से जो है वो क्या होता है। तो मेरा दूसरा जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में हम ये सब तो डिस्क्राइब करते हैं कि पाकिस्तान में तमामी हुकूमतें जो हैं उन्होंने आज़ादी सहाफ़त पे कदगरें लगाई हैं, बड़ी सख्तियाँ की हैं। अयूब खान के ज़माने में, उसके बाद फिर जनरल ज़िया के ज़माने में सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए, पाबंद सलासल हुए, उनको कोड़े लगाए गए। फिर उसके बाद जो हुकूमतें आई 90s में वो भी सब कुछ करती रहीं। फिर गुज़श्ता 20 साल थोड़े रिलैक्सेशन के थे और लोगों को उठाया गया, मारा गया। मैंने जिक्र किया कि सलीम शहजाद साहब 2011 में जो है उनको कत्ल कर दिया गया। 2014 में हामिद मीर को गोलियां मारी गई। इंक्वायरी कमीशन बैठे, जुडिशल कमीशन बैठे, लेकिन कोई भी क्लियर वर्डिक्ट के फैसला जो है उस हवाले से नहीं आ सका। इसको डिस्क्रिप्टिव लेवल के ऊपर तो हम ज़रूर इसको बयान करते हैं और इसको डिस्कस भी करते हैं और इसकी दुहाई भी देते हैं, लेकिन ये जो फंडामेंटल एक बुनियादी सवाल है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं और जो निज़ाम हुकूमत के निज़ाम रियासत है वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ से इतना ज़्यादा डरता क्यों है, इतनी घबराहट जो है वो क्यों है, क्या वजह है कि पाकिस्तान के रियासती ढांचे में उनको ये लगता है कि उनकी हुकूमत नहीं चल सकेगी, रियासत नहीं चल सकेगी, निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। इतना जो गुस्सा आता है, इतना जो एक गैज़ो गज़ब का मुज़ाहरा किया जाता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? और इस सवाल का हमें जवाब जो है हम सब लोगों को ढूंढना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन था जिसे हामिद मीर साहब ने भी सब्सिक्वेंटली उन्होंने कहा कि इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने भी उसको एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन एक दफ़ा फिर वो उसकी डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री के अंदर सभी लोग चले गए। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के माशरे के अंदर जो एक शदीद किस्म की इंटॉलरेंस है, वो उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे और जब तक पाकिस्तान का माशरा जो है वो एक हेल्दी बुनियादों के ऊपर ग्रो नहीं कर सकेगा, उतनी देर तक हुकूमतों के रवैयों में या रियासत के रवैये में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि जब तक हमारा पॉलिटिकल ढांचा जो है वो बाकी सारी दुनिया के डेमोक्रेटिक ढांचे के साथ मुताबिकत नहीं रखेगा, उतनी देर तक ढांचे के ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर आपने एक ढांचा झूठ के ऊपर खड़ा किया हुआ है, आपने कवानीन ऐसे बना लिए हैं जिनकी मॉडर्न दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है, जो 21वीं सदी के साथ कंपैटिबल नहीं है, आपकी डिज़ायर्स इस किस्म की हैं चीज़ें करने की, आपने एक रियासत का बयानिया, नैरेटिव और कहानी जो है वो इस किस्म की बनाई है कि उसको सस्टेन करने के लिए आपको आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। और वो हो नहीं सकेगा 21st सेंचुरी में जो रियासत को और हुकूमतों को दर हकीकत अपनी जो रविश है, अपने जो रुझानात हैं, अपनी जो उनकी जो भी एक प्रायोरिटीज़ हैं, उसे उन्हें रिकन्सिडर करना पड़ेगा। और मैंने वो चीज़ वहाँ पर भी कही और मैं दोबारा यहाँ पे भी अब कहना चाह रहा हूँ कि ये सही है। और ये बात वहाँ पे हाँ, साबिर शाकिर साहब को मैं भूल गया कि साबिर शाकिर साहब जो पाकिस्तान वापस आ नहीं सके, उनको भी इसमें मदद किया गया था और एक लार्ज स्क्रीन के ज़रिए उन्होंने बरतानिया से वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये कहा कि
किसी भी सिविलियन हुकूमत ने गुज़िश्ता कई बरसों से ना तो सहाफ़ियों को उठाने का फ़ैसला किया, ना उनको जेलों में डाला, ना नोटिसेस उनको दिए, ना ही उनको हैरेस करने की कोशिश की। और ये जो टेलीविज़न चैनल्स में टिक कर चलवाने का फ़ैसला, टिक कर रुकवाने का फ़ैसला, ये ट्वीट डिलीट कर दें, इस किस्म का ट्वीट कर दें, ये कह दें, ये ना कहें, ये कभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने किया नहीं है। ये कहना था साबिर शाकिर साहब का, एंड आई एग्री कि ये सिविलियन गवर्नमेंट्स ने किया ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट्स आई हैं पाकिस्तान में, 2008 की फरवरी में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उसके बाद 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब की PMLN की गवर्नमेंट, 2018 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इन हुकूमतों ने किसी को ना तो उठाया, न किसी की पिटाई करवाई, न किसी को डिसअपियर करवाया, न किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, और ना ही गिरफ्तारियाँ वगैरह करवाई। तो जो भी गिरफ्तारियाँ इदारे और एजेंसीज हमारी करती हैं, फ़र्क इतना है कि हर हुकूमत इतनी कमज़ोर होती है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर स्टैंड ले नहीं सकती। तो 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अगेंस्ट द बेटर जजमेंट परहैप्स, उन्होंने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक जो पीका एक्ट है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का जो ऑर्डिनेंस है, उसको PMLN की गवर्नमेंट लेकर आई, और फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बावजूद अपनी पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस होने के पीका अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2016 निकाला। और अब हमने देखा है इमरान रियाज के केस में भी और केसेस में भी कि किस तरह से पीका ऑर्डिनेंस के जो कानून, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस थी, उनको कैसे एब्यूज़ किया गया। जो चीज़ मैंने वहाँ पॉइंट आउट की सेमिनार में, मैं फिर चाहता हूँ आप लोग खुद भी उस पर रिसर्च करें कि किसी भी कानून में पाकिस्तान में अव्वल तो सेफ गार्ड्स रखे नहीं जाते। सेफ गार्ड उस चीज़ को कहते हैं कि अगर कानून बनता है तो आपने उसमें ऐसी प्रोविजंस, ऐसी शिकें रखनी होती हैं, ऐसे सेक्शंस रखने होते हैं कि उसका ब्लेटेंट एब्यूज़ जो है वो ना हो सके, और फिर अदालतें उसको एग्जामिन कर सकें कि क्या ये कानून सही इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के कानून में या तो सेफ गार्ड्स होते नहीं हैं, और अगर सेफ गार्ड्स होते हैं तो उसकी वो बहुत कमज़ोर होते हैं, और जो है उसको अदालतें भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहरहाल ये वो एक सेमिनार की बहुत सी डिस्कशन थी जो हम सब ने की, और उसके बाद फाइनली इमरान खान साहब ने वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया, अपनी हुकूमत को उन्होंने डिफेंड भी किया। और अक्सर लोगों ने अपनी स्पीचेस में कहा कि इमरान खान साहब हमारे सामने बैठे हैं, वो उम्मीद है कि मैं उनके सामने ये चीज़ कह सकूँगा। और हर दफ़ा इमरान खान साहब ने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि आप खुल के बोले। बल्कि किसी ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई पिछले सेमिनार में, मेरा ख्याल है राना अजीम ने कहा कि जितने खुल के अयाज ज़मीर साहब ने इमरान खान पे तनकीद की, तो मुझे उस पर बहुत हैरानगी हुई कि इमरान खान साहब उस पर हंसते रहे, स्माइल करते रहे। तो इमरान खान साहब ने वहाँ बहुत ज़ोर से कहा कि मैं हैरान हूँ कि आपको हैरानगी क्यों हुई, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी टॉलरेंट। तो जब उनको मौका मिला इमरान खान साहब को टुवर्ड्स द एंड, और 5:30 बजे मेरे बाद जाके उनकी स्पीच ख़त्म हुई, 20-25-30 मिनट वो बोले, तो उन्होंने यही एक्सप्लेन किया कि उनको कभी भी अपने ऊपर होने वाली तनकीद का मसला नहीं था, ताहम उनकी हुकूमत को उस डिसइंफॉर्मेशन हेडलाइन के साथ प्रॉब्लम था। फॉर इंस्टेंस जब वो चीन पहुँचे तो पाकिस्तान के अखबारात ने हेडलाइन लगा दी कि इमरान खान इज़ गोइंग टू रिव्यू CPEC, रिव्यू एंड रिवाइज द CPEC विद चाइनीज़ अथॉरिटीज़। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टाफ था, उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, बिकॉज चाइनीज़ जो है वो उनसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कन्फ्यूजन है, हमारे तो एजेंडे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से चाइनीज़ को समझाना पड़ा। इसी तरह से उन्होंने बताया कि कैसे जब डॉलर और रुपये पैरिटी 140 के ऊपर थी, अचानक खबर लग गई कि हुकूमत और स्टेट बैंक जो है उसको 184 तक IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया कि रुपया जो है वो 184 पे चला जाएगा, जिसकी वजह से सडनली रुपये पे बहुत ज़्यादा पुल बन गई। तो उन्होंने कहा कि इसका हमें मसला ज़रूर रहा, जब खबरें फैब्रिकेट की जाती हैं, हमें मसला कभी ओपिनियन से नहीं रहा, तनकीद से नहीं रहा, और ये तो खैर हमें पता भी है इस चीज़ का। अब जो चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कही, जिसको बात करके मैं बात ख़त्म करता हूँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्जांपल दी नेपोलियन की, उन्होंने एग्जांपल दी हिटलर की, कि दोनों की फ़ौजें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थीं, बहुत ही ग्रेट आर्मीज़ उनकी थीं, लेकिन जब वो रशिया में चले गए, रशिया की सर्दी में वहाँ जाके फंस गए, तो उनको वहाँ से यू टर्न करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी गलती में परसिस्ट करते रहे और अपनी गलती के दलदल में फंसते चले गए। और उस पर बहुत बड़ा कहका पड़ा। उन्होंने कहा कि लीडर्स के लिए, स्टेट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो बड़े लीडर होते हैं, डिसीजन, कि जब वो लगे कि कोई फ़ैसला ऐसा कर लिया है जिसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे, ये गलत फ़ैसला हो गया है और इससे मुसीबतें और चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उससे पसपाई करें, यू टर्न करें और कोर्स करेक्शन करें। इशारा उनका बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से जो गलती हुई है, उस गलती को जितनी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट ठीक कर ले, उतना ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। अब अगली वीडियो में देखूंगा कि क्या वाकई कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। अब तक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमज़ा शहबाज, जिनको मैक्सिमम
छः कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इस वक्त उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 20 में से और 14 में नहीं है। कल उनको कैसे सीटें दिलाई जाएंगी, क्या उनको 9 सीटें दिलाई जाएंगी, 10 दिलाई जाएंगी, 11 दिलाई जाएंगी या इससे ज़्यादा दिलाई जाएंगी। लेकिन साथ ही हमने रिपोर्ट भी देखी है पतन की, और भी हमारे रिपोर्टर्स द्वारा से पता चल रहा है कि कल एक्सपेक्टेड ये है 17 जुलाई को पंजाब में कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ जाएगा। जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो फिर इलेक्शन में धांधली करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसका एक तरीका अल्लाह खौफ बचाए इससे, वो ये होता है कि जब आपको लगे कि बास पोलिंग स्टेशन में जहाँ वोटर टर्नआउट ज़्यादा है और वहाँ हुकूमत और उनके लोगों को लगता है, इंतज़ामिया को, कि वहाँ एक अपोजिशन के जीतने के चांसेस है, तो अमूमन वहाँ पे वायलेंस करवाई जाती है, फायरिंग करवाई जाती है, खौफ व हरास जो है मचाया जाता है। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस और इसके एक अददी और स्टेटिस्टिक एनालिसिस के साथ मैं एक और वीडियो करूँगा चंद घंटों में। थैंक यू।